प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं रुबाइयाँ। तो सबसे पहले हम रुबाइयों के विषय में आप लोगों को बता देना चाहते हैं। रुबाइयाँ एक छंद है जो उर्दू में लिखी जाती है। ये उर्दू की रुबाइयाँ हैं, जिससे आप लोग यहाँ देखिए असली रुबाई है। इसी रुबाई छंद में फिराक गोरखपुरी ने हिंदी में लिखा है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। छंद या लेखन शैली जिसमें 4 पंक्तियां होती है, 4 पंक्तियों की रुबाई होती है। 1 2 3 4। तो ये दूसरी रुबाइयां हैं। इसकी पहली दूसरी और चौथी मतलब तीसरी पंक्ति में छोड़ करके काफिया मिलाया जाता है। काफिया मिलाने से तात्पर्य है पहला वर्ण का आखिरी जो शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरी पंक्ति का उसका आखिरी वर्ण, जो राइमिंग वर्ड जिसको बोलते हैं आप लोग, तुक मिलाना, वो काफिया मिलाया जाता है। तथा तीसरी पंक्ति में कोई तालमेल नहीं होता, वो नहीं मिलाया जाता है। यही इस छंद की खासियत है। रुबाइयाँ ये उर्दू फारसी की छंद है, पर फिराक गोरखपुरी ने इसे लिखा है हिंदी में। आगे हम गोरखपुरी के विषय में संक्षेप में जान लेते हैं। तो उर्दू शायरी के सशक्त हस्ताक्षर फिराक गोरखपुरी का जन्म 28 अगस्त 1996 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। उनका मूल नाम रघुपत सहाय था। उनकी शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। वे सन 1917 में डिप्टी कलेक्टर बने। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण 1918 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। सन 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन भाग लेने के लिए वे 1.5 वर्षों तक जेल में रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे और सन 1983 में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं गुले नगमा, बज़्मे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। तो संक्षेप में हो गया, जीवन परिचय आता नहीं है इसलिए हमने संक्षेप में बताया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अब रुबाइयाँ की तरफ। रुबाइयाँ आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ये जैसा कि हमने रुबाइयाँ बताया था कि पहली, दूसरी और चौथी, ये ई के मात्रा का प्रयोग किया गया है यहाँ पर टाइमिंग। और ये देखिए ये तीसरी पंक्ति स्वच्छंद है, इसमें नहीं है। तो इस तरह से ये रुबाइयाँ है। पर आंगन में लिए चांद के टुकड़े को कवि इसमें फिराक गोरखपुरी जी कह रहे हैं। अगर इसका संदर्भ लिखना हो तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश उर्दू के प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ लिया गया है। प्रसंग लिखेंगे तो लिखेंगे इस रुबाई में शायर ने माँ और पुत्र के वात्सल्य प्रेम का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। एक माता और पुत्र का जो वात्सल्यता होती है, वात्सल्य रस माता पिता का पुत्र के प्रति, अपनी संतान के प्रति जो होता है, उसको इसमें दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, चांद का टुकड़ा कौन है? हर माँ का उसका पुत्र, सभी माताओं के लिए उसका पुत्र चांद का टुकड़ा होता है, चांद के टुकड़े की तरह होता है। चांद के टुकड़े को लेकर खड़ी, अर्थात अपने बेटे को लेकर के, अपने छोटे बच्चे को लेकर के माँ आंगन में खड़ी है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, एकदम बहुत सरल शब्दों में इन्होंने लिखा है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, हाथ में ले लेकर के उसे गोद में झुला रही है, खिला रही है। अपने घर के आंगन में माँ अपने छोटे से सुंदर बेटे को गोद में ले लेकर के रह रह के हवा में लौका देती है। हवा में लौकाना, ये देखिए, हवा में उसे ऊपर की ओर फेंक करके फिर उसे पकड़ लेना, इसे लौकाना बोलते हैं। ये क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। तो रह रह के हवा में जो लौका देती है, ये यहाँ सीन जो देख रहे हैं, यही लौका रही है, खिल रही है बच्चे को ऊपर फेंक करके। बच्चा बहुत इस पर खिलखिला करके हंसता है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तब वह बच्चा, जब माँ उसे हवा में लुकाती है, ऊपर फेंकती है, खिलाती है, तो वो खिलखिला करके हंसता है, जिसकी हंसी
पूरे आंगन में गूंज जाती है। तो ये भवार्थ रहा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसका अगर हम विशेष लिखेंगे काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य में पहला है कि वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वात्सल्य रस है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे सहज सरल भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सरल और सहज खड़ी बोली का भाव के हिसाब से शब्दों का चयन है। तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं लोका देना लोक भाषा का विलक्षण प्रयोग है। लोक का देना ये लोक भाषा है, लोकों में प्रचलित क्षेत्रीय भाषा है, देशज भाषा है, उसका विलक्षण प्रयोग उन्होंने किया है। चांद का टुकड़ा लुका देना खिलखिला कर हंसना जैसे मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। लुका देना, चांद का टुकड़ा ये भी मुहावरा है। खिलखिला कर हंसना ये भी मुहावरा है। तो इस तरह से मुहावरा का प्रयोग गोरखपुरी जी ने किया है। अब हम देखते हैं दूसरी रुबाई गोरखपुरी जी का, नहला के छलके छलके निर्मल जल से। इसमें भी वात्सल्य रस दिखाई देता है। छोटे बच्चे को जब माँ स्नान कराती है, नहलाती है, नहला के स्नान करा के छलके छलके निर्मल जल, छलके छलके से तात्पर्य है छलका छलका करके। छोटे बच्चे को नहलाने के लिए आप डायरेक्ट मग्गे या लोटे से नहीं नहला सकते, तो उसको पात्र में पानी भरा रहता है, किसी पात्र में, उस पात्र के पास या उसके अंदर बिठा करके, जैसे थाली नुमा या कटौता नुमा बर्तन में बिठा करके, और चुल्लू से अपने हाथ से पानी को ले लेकर के छलका छलका करके उसके ऊपर डालती है। निर्मल मतलब स्वच्छ जल से, साफ पानी से छोटे बच्चे को अपने हाथों से उठा उठा करके छलका छलका करके पानी उलेचना जिसको बोलते हैं। तो टब जैसे है, अगर टब में बच्चा बैठा है, आधे टब थोड़ा पानी है उसमें, उसी पानी को ले लेकर के चुल्लू से और उसके ऊपर डाल डाल के नहला रही है। उलझे हुए गेसुओं को, जब नहा लिया बच्चा तो उसके उलझे हुए गेसुओं माने बालों को, जो बाल नहलाते समय उलझ गया है उसका बाल, उन बालों को में कंघी करके, कंघी करती है। और कंघी करने के बाद किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, और अपने माँ के मुंह को बड़े ही प्यार से बच्चा देखता है, निहारता है। कब निहारता है? जब घुटनियों में लेके, छोटे बच्चा बैठ नहीं सकता, अभी बैठ नहीं रहा है, जो बैठ नहीं सकता है, बैठना उसे नहीं आता है, तब के बच्चे की बात हो रही है, उतने छोटे बच्चे को, तो माँ उसे अपने घुटने से पकड़ लेती है कि गिरे नहीं, और तब उसे पहनाती है कपड़े उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को। तब वो बच्चा अपनी माँ को बड़े ही प्रेम से एक टक अपनी टकटकी लगाए हुए देखता है और प्रसन्न होता है, अपनी माँ को पहचानने का प्रयास करता है, अपना प्रेम प्रकट करता है। तो इस तरह से भावार्थ हुआ। अगर संदर्भ बिल्कुल उसी तरह से है, प्रसंग में भी संदर्भ तो एक ही रहेगा सब सारी रुबाइयों का, चारों का। प्रसंग में इसका बता दे रहा हूँ, इस रुबाई में शायर ने माँ के अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किए हैं। माँ अपने बच्चों को कैसे सजाती है, संवारती है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो ये प्रसंग में लिख सकते हैं। व्याख्या भी हो गया। अब काव्य सौंदर्य देखते हैं इसमें। तो पहला इसमें वात्सल्य रस का सुंदर प्रयोग, इसमें भी वात्सल्य रस है। माँ के प्रति बच्चे का प्यार, उसकी बाल सुलभ चेष्टा, किस तरह से बच्चा चेष्टा करता है, देखता है, और माँ किस तरह से प्रेम दर्शाती है। छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश है। यहाँ पर छलके छलके, जब एक ही शब्द दो बार आए, अर्थ एक ही हो, तो शब्द युग होता है पुनरुक्ति शब्द युग। तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी लिख सकते हैं छलके छलके में। इसके बाद है नंबर 4 पॉइंट पे लिखेंगे, उर्दू के शब्दों के साथ साथ तत्सम और देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तत्सम और देशज शब्द उर्दू के साथ इसमें पहनाया गया है। देशज शब्द है पिन्हाती है। इस तरह से गेसुओं उर्दू का शब्द है, गेसुओं बाल। तो इस तरह से आप देखें। अब हम ये नेक्स्ट देखते हैं रुबाइयाँ। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वे रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। बच्चे का घरौंदा, तो ये भी रुबाई है। तीसरी रुबाई हम इसका अर्थ देखते हैं। तो
संदर्भ तो जैसा कि हमने पहले रुबाई में बताया था वही संदर्भ चारों में होगा। प्रसंग इसमें लिख सकते हैं कि इसमें शायर दीपावली के त्योहार मनाने की तैयारी किस तरह से लोग करते हैं उसका चित्रण इसमें फिरा गोरखपुरी जी ने कवि ने किया है। दीपावली की शाम है, जिस दिन दीपावली है उसी शाम की बात हो रही है। घर पुते और सजे हैं। दीपावली में सभी लोग अपने घरों की रंगाई पुताई कर देते हैं, सुंदर सजा देते हैं, लाइट वगैरह भी लगा देते हैं। तो इस तरह से बड़ा ही सुंदर और साफ साफ घर दिखाई देता है। तो ये दीपावली की शाम, दीपावली की संध्या, घर पुते और सजे, चूना कलर इत्यादि से कलर किया गया है और उसे सजाया गया है। चीनी के खिलौने और चीनी के तमाम खिलौने दीपावली के दिन बिकते हैं। लोग घरों में खरीद करके लेकर आते हैं। चीनी का हाथी, चीनी के घोड़े, चीनी के पात्र जो लोटे टाइप के, इस तरह के चीनी के बहुत से खिलौने बने होते हैं जिसको बच्चे खेलते हैं और उसे खाते भी हैं। जगमगाते लावे, यहाँ लावा ये विदेशी शब्द है। लावा मतलब जब किसी चना या चावल को भूनते हैं, लाई जो होती है, तो मक्का चना या किसी भी अनाज को जब हम भून देते हैं तो वो भून करके फूटता है तो उसको लावा बोलते हैं। ये देशी शब्द है। तो जगमगाते लावे, तो दीपावली के अवसर पर लोग लाई और धान के लावे इत्यादि भुने हुए लेकर के आते हैं जो सफेद सफेद चमकीले चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं चीनी के खिलौने के साथ। वे रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, रूपवती मतलब सुंदर, मुखड़े पर एक छोटा सा नर्म और कोमल दमक चमक दिखाई देती है। उस सुंदरी स्त्री जो घर में सब तैयारी कर रही है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि सुंदर मुखड़े पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, प्रसन्नता के भाव दिखाई दे रहे हैं दीपावली की संध्या को, उसका वर्णन कवि कर रहे हैं। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, दीपावली के अवसर पर जब देखती है कि मम्मी पापा माता पिता हमारे घरों को सजा रहे हैं, कलर कर रहे हैं, सुंदर कर रहे हैं, तो बच्चे भी देखा अपना मिट्टी का घर बनाते हैं, देखिए इस तरह से, और तरह तरह के दूसरे तरह का भी उसको भी वो कलर करते हैं, जो इसी कलर में से बचा होता है उससे कलर करते हैं, सजाते हैं। उसमें भी माँ जब देखती है कि बच्चा खेल रहा है तो उसके अंदर भी जब दिया जला देती है माँ उस घर के अंदर, बच्चे के घरौंदे के अंदर, खेलने वाले घर के अंदर, तो बच्चा बहुत ही अत्यंत ही प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। तो इस तरह से निवास हुआ इसका। काव्य सुंदर देखते हैं। काव्य सुंदर में दीपावली के त्योहार का आकर्षक चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसमें आप पहले पॉइंट में लिख सकते हैं। दूसरे में लिखेंगे माँ बच्चे की भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। माँ और बच्चे की किस तरह से भावनाएं हैं। माँ बच्चे के घरौंदे में दिए जला देती है तो प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, और चीनी के खिलौने दिए आज देख करके प्रसन्न होता है। नर्म दमक में नर्म विशेषण का प्रयोग किया गया है। नर्म दमक, रूपवती मुखड़े पर एक नर्म ने कोमल दमक, तो नर्म यहाँ विशेषण का प्रयोग किया गया है। भाषा सहज, खड़ी बोली, ये सभी रुबाइयों में देखेंगे आप लोग। भाषा खड़ी और सहज, सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। उर्दू का भी शब्दों का समावेश है, इसमें प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट रुबाई, चौथी। तो चौथी रुबाई में है आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है। अब इसमें उसका वर्णन कर रहे हैं कवि कि आंगन में बच्चा ठुनक रहा है। ठुनकने का मतलब पैर को पटक पटक के चल रहा है। इसको सूरदास जी ने भी तिलकत कान घुटरो नहावत, मन में कनक नंद के आंगन, मुख प्रतिबिंब पकड़िए धावत। तो उस कृष्ण जी का वर्णन किया है। कृष्ण छोटे थे तो ठुनक ठुनक चलते थे। रामचंद्र जी का भी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तो इसी तरह से एक बच्चा अपने आंगन में जिद किया है और पैर पटक पटक के घुसा के चल रहा है और इस जिद पर अड़ा हुआ है कि मुझे चाहिए, क्या चाहिए। तो बालक तो है ही चांद पर ललचाया है। कह रहे बालक तो है ही मन है ही, वो बच्चा तो है ही, ये शब्द का प्रयोग किया गया। ये भी देशज शब्द का प्रयोग किया गया है हम बोलचाल की भाषा में। तो बालक तो है ही, कह रहे बच्चा तो है ही, वो चांद पे ललचाया है। ललचाया मतलब चांद पर लालच आ गई है। एक बच्चा अपनी माँ से जिद कर रहा है कि मुझे ये चंद्रमा चाहिए,
वही प्रसंग है जब सूरदास जी ने भी लिखा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। ऐसा आप लोग पढ़े हैं कि यशोदा से भी कृष्ण जिद कर दिए थे जब छोटे थे तो कि मुझे चंद्रमा वो खिलौना चाहिए, वही भाव है यहाँ पर। तो बालक तो है चांद पर ललचाया है, बच्चा तो है ही चांद पर लालच कर लिया है और जिद कर रहा है, पैर पटक के चल रहा है, घुसा रहा है, मांग रहा है कि नहीं मुझे वही खिलौना चाहिए। अब माँ क्या करे, चांद को कैसे दे? तो दर्पण दे के उसे कह रही है माँ, दर्पण दे करके माँ उसे कह रही है, आईना दिखा देती है जिसमें चांद का प्रतिबिंब नीचे दिखाई देने लगता है। तो दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है, देखो आईने में चांद उतर आया है, देखो। अब आईने में जब प्रतिबिंब चांद का दिखाई दिया तो कह रहे देखो तुम्हारे आईने में चांद आ गया है, नीचे उतर आया है। वही भाव वहां पे था। वो परात में पानी रख करके यशोदा कहती है कि देखो इसमें चांद आ गए, और वहां पर इस तरह से प्रतिबिंब बन रहा है पानी के अंदर चांद का, जब कृष्ण खेलते थे। तो यही भाव है इसमें भी। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए, कवि की कल्पना आकर्षक, बड़े ही आकर्षक कल्पना उन्होंने किया है। बाल सुलभ हठ का प्रयोग किया है, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। उर्दू शब्दावली से युक्त सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, उर्दू शब्दों से युक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग है इसमें। और इसका अगर प्रसंग लिखना चाहेंगे तो इस रुबाई में बाल सुलभ हठ का चित्रण करते हुए कवि कह रहे हैं, बाल सुलभ हठ का, जिद का चित्रण किए हैं कवि इसमें। तो इस तरह से संपन्न हुआ रुबाइया का। अभी अगला ये भी और एक है, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। करे कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, ये उस समय का वर्णन किया गया है। अगर इसको आप लोग काव्य सौंदर्य लास्ट में हम बताएंगे भवार्थ के बाद। तो अभी हम संदर्भ और प्रसंग बताते, संदर्भ तो वही रहेगा सबका, प्रसंग इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि इस रुबाई में शायर अर्थात गोरखपुरी जी रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को प्रकृति के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। प्रकृति में भी वर्णन किए हैं, छाई घटा हल्की हल्की, तो ये प्रसंग हो गया। अब इसमें कह रहे हैं गोरखपुरी जी कि रक्षाबंधन का त्योहार का वर्णन करते हुए भाई बहन के पवित्र रिश्ते और के विषय में इसमें बताते हुए कह रहे हैं कि रक्षाबंधन के त्योहार के दिन प्रातः काल, रक्षाबंधन की सुबह प्रातः काल रस की पुतली, आकाश में बादलों की हल्की हल्की घटा छाई हुई है, रस से भरी हुई पुतली, पुतली मतलब एक चमक, आंख में प्रेम का रस भरा हुआ है, उस प्रेममय भाव का वर्णन करते हुए बहन का जो रक्षाबंधन के सुबह सुबह उसके आंखों में प्रेम छलकता है। छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, आसमान में हल्की हल्की घटा छाई हुई है, क्योंकि सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार आता है। सावन के महीने में अक्सर बादल छाया रहता है आसमान में, हल्की हल्की बरसात, बादल छाए हुए, घटा छाई हुई है, उसका वर्णन करते हुए बता रहे हल्की हल्की यहाँ पुनरुक्ति का प्रयोग किया गया है। बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, ये जो सुंदर सुंदर रक्षा की जो लच्छे रखी हुई है घर में बहन अपने भाई की कलाई में बांधने के लिए, वो बिजली की तरह चमक रहे हैं। इस तरह से काले काले बादलों के बीच ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बिजली चमक जाती है, तो उस तरह से उससे तुलना कर रहे हैं कवि इन राखी के त्योहार के जो लच्छे हैं, राखी का जो रखे हुए हैं उसके धागे बांधने के लिए अपने भाई कलाई में, उसको कह रहे हैं कि बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। भाई के हाथ में जब बहन चमकती हुई राखी को बांधती है, वो लच्छे बिजली के समान चमक रहे हैं, और बड़ी ही सुंदर दृश्य मनोहारी प्रस्तुत किया गया इसमें। अब इसमें काव्य सौंदर्य अगर लिखना हो तो भाई बहन की अटूट और पवित्र बंधन का मनोहारी वर्णन इसमें कर रहे हैं, लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, भारतीय संस्कृति की झलक इसमें दिखाई दे रही है, किस तरह से रक्षाबंधन के त्योहार पर बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और किस तरह से वो प्रसन्न होती है। शायद रक्षाबंधन के त्योहार का संबंध प्रकृति से जुड़ा है, किस तरह से गगन में हल्की हल्की घटा छाई हुई है और उसमें बादल जो चमक रहे हैं, बिजली चमक रही है, वो राखी के साथ किस तरह से संबंध है दोनों का। तो बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे में उपमा अलंकार है, बिजली की तरह बिजली के समान चमक रहे हैं लच्छे। जब वहाँ उपमेय की तुलना उपमान से होती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है।
तो यहाँ बिजली किस तरह लक्ष्य, लक्ष्य क्या है, उपमेय रक्षा राखी के जो लक्ष्य है और बिजली उपमान है। यहाँ उपमेय की तुलना, इसकी लक्ष्य की तुलना की जा रही है बिजली से, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। हल्की हल्की में पुनरुक्ति मैंने पहले बता दिया था। तो इस तरह से ये रुबाइयाँ कंप्लीट हुआ। अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका दूसरा पार्ट गजल बहुत जल्द ही दिया जाएगा।